हेलो फ्रेंड्स, तो फिर आज हम फिर से सेकंड पार्ट में आ रहे हैं और मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस, मतलब कि मेंडल की सफलता के कारण क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेंडल ने क्यों ये निष्कर्ष कैसे निकाला था, क्या क्या चीज़ें थी, कौन साइंटिस्ट थे, और आज हम फाइनली डिस्कस करेंगे रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस, मतलब कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल को सफलता मिली थी इस प्रयोग के लिए। तो फर्स्ट रीज़न ये थी कि मेंडल ने एक ही लक्षणों की वंशागति के बारे में क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। जो एक ही लक्षण होते हैं, जैसे प्रभावी अप्रभावी, सारी चीज़ें मैंने कल बताई थी। एक ही लक्षण के बारे में इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो ये था अपने पूर्वजों के विपरीत जो भी संपूर्ण बनाते हैं, मतलब कि जो पूर्वज होते हैं, उनके पैतृक होते हैं, पेरेंटल होते हैं, उनसे विपरीत, अपोजिट, पूरा संपूर्ण जो बना रहे हैं जीव, उसके बारे में इन्होंने बताया था। इसलिए भी सफलता का एक ये कारण था। इसी तरह से इन्होंने F2 F3 पीढ़ियों का उत्पादन किया था। थर्ड ये था कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था पॉइंट कि इनका जो ये प्रयोग था, ये सांख्यिकी के गहन अध्ययन के लिए, निष्कर्ष के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, सहायक था। ठीक है। और हाँ, एक पॉइंट और था कि इन्होंने एक ही भूखंड पर अपना प्रयोग नहीं किया था कि एक ही जगह पे इन्होंने कुछ प्लांट्स लगाए और उस पर रिसर्च अपना निष्कर्ष निकाल दिया। इन्होंने कई जगह के ज़मीनों पे अपना प्लांट्स लगाए, फिर उसके बाद जो उस प्लांट से आउटपुट निकला उसके बारे में निष्कर्ष दिया। ये भी एक बड़ा रीज़न था इनकी सफलता का। और हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो पेरेंट प्लांट्स हैं, पेरेंट पौधे हैं, पैतृक पौधे जो हैं, उनसे क्रॉस करने पे शुद्ध वंश के जो हैं, मतलब कि शुद्ध क्या था, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, समयुग्म विषम युग्म की। तो जिसमें मैंने बताया था कैपिटल टी था या स्मॉल टी थी। तो ये क्या मैंने बताया था कि ये शुद्ध नस्ल के हैं। तो इसके बारे में जो हमने जाना था, ये भी एक इनकी मतलब सफलता का एक कारण था। फिर है 6 पॉइंट हमारा कि सेल क्रॉसिंग परीक्षण की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करने के लिए केवल आनुवंशिक रूप के शुद्ध पौधों को लिया था। शुद्ध पौधे मतलब कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, शुद्ध ही तो हैं, ये शुद्ध हैं, इस तरह से लिया था। तो ये भी एक कारण था। एक लास्ट पॉइंट है कि इन्होंने अपनी जो प्रयोग किया था उसका एक बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कि सर्वोत्तम देखभाल की थी और कर्तव्य निष्ठा के साथ इस योजना का प्रयोग किया था। तो ये भी एक इनके सफलता का कारण था। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये था कि मेंडल की टर्मिनोलॉजीज़ क्या थी। मेंडल ने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, मतलब कि कौन कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया था अपने ये प्रयोगों के लिए। तो सबसे पहला क्या था, जीन था। जीन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले की क्लास में भी बताया था, फर्स्ट पार्ट में भी, कि जीन क्या होते हैं। तो जीन जो है, जीन के बारे में बताया कि ये डीएनए के सबसे छोटे खंड के रूप में भी परिभाषित किया था। जो डीएनए होते हैं उसके सबसे छोटे खंड के लिए भी जीन क्या होते हैं, परिभाषित होते हैं। और एलिमेंट्री या एफेक्टर जीन का वर्णन करने के लिए क्रमशः मेंडल और कार्ल कोरेंस ने 2 शब्द का प्रयोग किया था। क्या, एलिमेंट्री और फैक्टर। किसने प्रयोग किया था, मेंडल और कार्ल कोरेंस ने। तो ये 2 शब्दों को याद रखिएगा, एलिमेंट्री और फैक्टर। फिर दूसरा पॉइंट था हमारा जीनोम। जीनोम क्या है, किसी जीव की कुल आनुवंशिक संरचना जो होती है उसको क्या कहा, जीनोम का। इट इज़ द टोटल जेनेटिक कंपोजिशन एंड ऑर्गेनिज्म। किसी जीव की जो टोटल आनुवंशिक संरचना होती है वो क्या कहलाई, जीनोम कहलाई। इस शब्द का भी प्रयोग किया था। एलिल्स को पूरे फुल फॉर्म में बोलेंगे एलिलोमॉर्फ। तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, बेटसन और सैंडर्स ने 1902 में, मतलब कि 1902 में इस शब्द का प्रयोग किया था। किसने, बेटसन एंड सैंडर्स ने। हाँ, तो इन्होंने इस शब्द में बताया था एलिल्स में कि एक मात्रक और एक, ये देखिए, एक पैतृक दूसरा मात्रक, इस शब्द के लिए इस शब्द में बताया था। ठीक है, वैकल्पिक रूप से इसका प्रयोग किया था। तो हम लोग बात कर रहे थे जीन अवस्थिति, लोकस। कल भी बताया था कि गुणसूत्रों के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं यही क्या होते हैं, हमारे जीन। और जीन की प्लेस कहाँ पे, यहीं पर होती, गुणसूत्र वह बिंदु जहाँ पर एलिल्स स्थित होते हैं। ठीक है, ये जीन की क्या होती है, अवस्थिति होती है। फिर हम प्रभावी एलिल्स, अप्रभावी एलिल्स, डोमिनेंट एलिल, रिसेसिव एलिल, ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने समझी थी। मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की थी अच्छे से।
तो मैं इसको अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। समयुग्मकी होमोजाइगस क्या होते हैं, विषमयुग्मकी हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इस शब्द को किसने दिया था, बेटसन एंड सॉन्डर्स ने दिया था। अर्धयुग्मकी क्या होते हैं, जो जीनोटाइप होते हैं। जीनोटाइप कल मैंने बताया था, सबको समझ में आया था। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जो जीन्स से होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो होते हैं यही क्या होते हैं, जीनोटाइप होते हैं। तो इनके जो एक कारक निर्धारित करते हैं वही क्या होती है, अर्धयुग्मजी, मतलब कि हेमीजाइगस, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं पैतृक पीढ़ी। पैतृक पीढ़ी मतलब कि पेरेंटल जनरेशन, ये कल भी बताया था कि इसको किस से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। फिर संकर क्रॉस कैसे होता है, हाइब्रिड कैसे करवाया था, जो XX का करवाया था, YY का करवाया था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर एक संकर क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे। फिर पॉली हाइब्रिड क्या होता है, जो बीज एक क्रॉस के रूप में परिभाषित करते हैं, 2 से अधिक जो संख्याएँ होती हैं वो पॉली। मोनो में क्या होता है, एक के बीच में क्रॉस होता है, एक जोड़ी के बीच में। डाई में क्या होता है, 2 जोड़ियों के बीच में क्रॉस होता है। और पॉली में क्या होता है, एक से ज़्यादा विषम संख्याओं के बीच में जो लक्षण के सेट होते हैं वो अलग अलग दिखाते हैं, वो होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग नीचे डिस्कस कर लेंगे। फिर क्या आता है, संतानीय पीढ़ी, फिलियल जनरेशन। फिलियल जनरेशन कैसी है, 2 पैतृक के बीच संकरण से प्राप्त संतान एक संकर संतान होती है। 2 पैतृक मतलब कि जो 2 पेरेंटल थे उनके बीच में जो क्रॉस करवाया था उससे प्राप्त एक संतान जो होती है वो कैसी होती है, एक संकर होती है, हाइब्रिड प्रोग्रेसी, ठीक है। फर्स्ट फिलियल जनरेशन एंड इट्स डिनोट बाय अ F1 जनरेशन। हम जब डायग्राम में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, तो वो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या होती है, संतानीय पीढ़ी। इस टर्मिनोलॉजी का भी प्रयोग मेंडल ने किया था। फिर आते हैं शुद्ध वंश, जो हमें प्योर वंशावली प्राप्त हुई थी क्रॉस कराने के बाद, वो क्या है, शुद्ध वंश। कैसे, स्थिति समयुग्मिक हैं कि विषम युग्मिक हैं, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आते पारस्परिक संकर, मतलब कि रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक। इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया था। वंशावली कैसी थी, पेडिग्री, ठीक है। फिर हमने ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ को देख लिया कि मेंडल ने अपनी जब ये प्रयोग किए थे तो उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ का प्रयोग किया था, वो सारी चीज़ें देख चुके हैं। उसके बाद अब आते हैं हम लोग मेंडल का सिद्धांत क्या था, अनुवांशिकी के मूल सिद्धांत क्या थे, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, इसके बारे में आज अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ें मैंने जब स्टार्टिंग में टॉपिक बताया था तभी बता दिया कि मेंडल ने मूल 3 सिद्धांत थे, तो उन्हीं तीनों सिद्धांत के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विज्ञान जो निकट से संबंधित प्रजातियों के बीच समानता तथा असमानता के लिए उत्तरदायी क्रियाविधि से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है, वंशागति कहा जाता है। कहते नहीं है कि उसकी वंशागति कैसी है, वंश से जो आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, उसी को क्या कहा गया, वंशागति, जो कहीं ना कहीं मैच करती है हमारी पिछली पीढ़ी से, जनरेशन से, तो उसी को क्या कहा गया, वंशागति। इसे विलियम बेटसन ने 1905 में बताया था। और ये जो ये है जेनेटिक्स, इसको इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलेंगे, हिंदी में वंशागति बोलेंगे। तो ये जो जेनेटिक्स शब्द है ये किससे आया है, जेनेसिस से आया है। किससे आया है, जेनेसिस से आया। इसका मतलब क्या होता है, ग्रो इनटू और बिकम, मतलब कि बढ़ना या बनना। जेनेसिस का जो शब्द आया था, जेनेसिस ग्रीक वर्ड जेनेसिस से आया। इसका मतलब क्या होता है, बढ़ना या बनना। बढ़ी तो रही है, जब जीन्स हमारे आगे जा रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, तो क्या हो रहा है, बढ़ोतरी ही तो हो रही, लक्षण हमारे बढ़ते ही तो जा रहे हैं, दिख रहे हैं इस पीढ़ी से उस पीढ़ी, तो क्या हो रहा है, बढ़ ही तो रहा है। तो ये चीज़ें, माता पिता से संतानों में समानताएं तथा असमानता का अध्ययन, इस संचरण से संबंधित नियम क्या कहलाती है, अनुवांशिकी। मतलब कि जो माता, हमारे पेरेंट्स होते, कहते हैं कि वो उनका बेटा है तो उसके अंदर वो सिमिलरिटीज आ गई, या बेटी है तो उसके अंदर ये सिमिलरिटीज आ गई। तो ये क्या है, जो पेरेंट्स के लक्षण हमें बच्चों में दिखाई देते हैं, अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, इसी को क्या कहा गया, अनुवांशिकी का नियम, ठीक है। संचरण से संबंधित नियम को क्या कहा गया, अनुवांशिकी कहा गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे जो अनुवांशिकी है, अब इसमें क्या है, वेरिएशंस आएंगे। क्या आएंगे, वेरिएशंस कैन बी कैटेगराइज्ड आर 2 टाइप्स, जीनोटाइपिक और सोमेटिक।
जीनोटाइपिक क्या है और सोमेटिक क्या है इसके बारे में बताते हैं। जीनोटाइप का मतलब कल मैंने पहले ही बताया था, जीनोटाइप क्या होते हैं, और एक फिनोटाइप बताया था। यहाँ हमें वेरिएशन विविधता से दो चीज़ें से वर्गीकृत किया गया, विविधता को जीनोटाइप से और दैहिक भिन्नता से। ठीक है, जीनोटाइप क्या है कि मौजूद गुणसूत्रों की संरचना संख्या के कारण होता है, ठीक है, या जीनोम में अंतर है। किसमें? जीनोम, मैंने ऊपर बताया था जीनोम क्या होता है, जीनोम के बीच में जो डिफरेंसेस होता है कोशिका और गुणसूत्रों के बीच, अनुवांशिकी घटकों में, वो क्या होता है, गुणसूत्रों की संरचना होती है। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की वजह से तो हमारी पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जीन के ही थ्रू तो जाती हैं सारे लक्षण, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, संरचना के कारण जो होता है, जानवरों में कुछ जीनोटाइपिक विविधताएं होती हैं, जैसे कि जानवर का मतलब यहाँ पे जंतु है, ठीक है, जंतु या ह्यूमन बींग्स किसी को, क्योंकि कलर आँखों का देखते हैं, कलर किसी में चेंज होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लू होता है, बालों का कलर चेंज होता है। जनरली देखा जाता है कि अगर पेरेंट्स के कर्ली हेयर हैं तो हमारी आगे की जनरेशन में जो उनके बच्चे होते हैं उनके भी कर्ली हेयर्स पाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, जीनोटाइपिक है। ठीक है, विविधता है, त्वचा, बाल, आंखों का रंग, हाइट कैसी है, ये सारी चीज़ें। और दैहिक भिन्नता क्या होता है, सोमेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं। सोमेटिक वेरिएशन वो होते हैं जो एक हमें वो वंशानुगत नहीं होता है, ये वंश के थ्रू पैरेंटल नहीं होती, मतलब कि पेरेंट से हमें नहीं मिलती है। ये जो परिवर्तन होते हैं गुणसूत्रों में, ये जैसे कि पोषण, जलवायु, सामाजिक संबंध, कैसा पोषण मिल रहा है उसकी वजह से देखते हैं कि चेंजेस आ जाते हैं, या फिर जलवायु कैसी है वहाँ की, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस जो आते हैं। ठीक है, और हमारा सामाजिक बंधन कैसा है, इन सब चीज़ों की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है, दैहिक भिन्नता। तो वेरिएशंस को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जीनोटाइपिक और दैहिक भिन्नता। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम। ठीक है, मेंडल के नियम क्या थे, वंशानुक्रम थे। मेंडल के नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वंशानुक्रम थे और जीन के जोड़े में आते हैं। मेंडल का नियम हमेशा किस में दिखाया गया, जीन के जोड़े में दिखाया गया। सारे नियम को देखेंगे, जितने भी नियम इन्होंने बनाए थे या जितने भी अपने प्रयोग किए थे उसमें जीन्स के जोड़े दिखाए गए थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागति के गणितीय प्रतिरूप को भी उन्होंने स्वीकार किया था। किसने स्वीकार किया था, मेंडल ने। गणितीय रूप दिखाया है ना, 3:1 या 1:2:1। तो ये सारे भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी मेंडल ने अपने नियम में क्या किया था, स्वीकार किया था। पहले ही स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का नाम बताया था, वो अपने वैल्यूज़ नहीं दे पाए थे, इसलिए उनका नियम जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा था। तो फिर इनके नियम में 3 नियम इन्होंने बताए थे। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के सामान्यता कितने नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। हम आज 3 नियम के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। इन तीनों नियमों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अब मेंडल का पहला नियम, फर्स्ट नियम पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इसमें मेंडल ने क्या देखा कि मेंडल की प्रभाविता के नियम में कहा गया कि एक जोड़े के विपरीत लक्षणों के समयुग्मकी जीवों के बीच क्रॉस करने पर प्रथम पीढ़ी में जोड़े का केवल एक ही लक्षण दिखाई दिया। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब इन्होंने पहली ही उसमें जब क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि सिर्फ एक लक्षण ही प्रभावी रूप से हमें क्या दिखाई दे रहा था। ठीक है, आनुवंशिकता का प्रथम नियम अर्थात प्रभाविता का नियम। आनुवंशिकता का प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं, प्रभाविता के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिटेंस, द लॉ ऑफ डोमिनेंस वॉज प्रपोज फ्रॉम द वर्क ऑफ मेंडल। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग इकाई उन कारकों के रूप में जानी जाती है जो एक व्यक्ति से सभी लक्षणों के जोड़े में नियंत्रण में होती है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में यही चीज़ का पहले तो बताया गया, आनुवंशिकता का प्रथम नियम को प्रभाविता का नियम भी कहा जाता है। और इसमें क्या चीज़ें थी कि इसमें युग्म या तो समयुग्म की होते थे या तो विषम युग्म की। बताया था ना कल, समयुग्म की क्या होते हैं, विषम युग्म की क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। इसलिए मैं दोबारा से ये सारी चीज़ें नहीं बता रही हूँ। ये सारे टर्म को मैंने कल ही इसीलिए क्लियर कर दिया था कि जब टॉपिक पढ़ाऊँ तो उसमें सारी चीज़ें अपने आप माइंड को क्लिक करें। पहले भी बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। हाँ,
हाँ, विषम युग्म की जोड़े के मामले में देखा गया कि एक कारक क्या था, दूसरे पे प्रभावी था। जैसे कि हमने मटर का दो पौधा लिया था, मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ। मटर के 2 पौधे लिए थे हम लोगों ने, एक छोटा लिया था, एक छोटा पौधा लिया था, एक बड़ा पौधा लिया था। तो जब दोनों पे क्रॉस करवाया था तो हमने क्या देखा था, फर्स्ट जनरेशन में सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए थे, लंबे प्राप्त हुए थे। लेकिन ये जो छोटे वाला पौधा था इसका हमें प्रभाव पहली जनरेशन में नहीं दिखाई दिया था। तो यही क्या था, प्रभाविता का नियम था। लक्षण दिखाई नहीं दिया, या जीन्स होने के बावजूद क्या हुआ, लक्षण नहीं दिखाई दिया। तो यही ये कह रहा है कि या तो समयुग्म की विषम युग्म की हो सकता है, विषम युग्म जोड़े के मामले में एक कारक दूसरे पर प्रभावी होता है। ठीक है, कब, दूसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में प्रभावी नहीं हो पाया था, उसके करेक्टर जरूर आए थे। करेक्टर कैसे आए थे, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब इसका हमने क्रॉस करवाया था तो क्या आया था, टी टी, कैपिटल टी, और लास्ट में क्या आया था, एक टी, कैपिटल। लेकिन ये देखो स्मॉल टी दोनों में आया है ना, दोनों में आया है, मतलब कि लक्षण आ गए थे, बस ये फिनोटाइप के रूप में, मतलब कि हमें बाह्य रूप से दिखाई नहीं दिया था। तो ये प्रभाविता के नियम में कहा गया था। ठीक है, अव्यंजक लक्षणों को प्रभावी लक्षण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और जो लक्षण दिख जाते हैं वो प्रभावी लक्षण, जो लक्षण हमें नहीं दिखे, जैसे कि स्मॉल टी का लक्षण क्या था, दिख तो लंबे रहे थे ना, पर इसके अंदर जीन्स स्मॉल टी कैपिटल टी दोनों थे, तो ये लक्षण हमें प्रभावी रूप से दिखाई नहीं दिया, तो इसको क्या कहा गया, अप्रभावी लक्षण कहा गया। और जो लक्षण दिखाई दे गए उसे क्या कहा गया, प्रभावी लक्षण कहा गया। छिपे हुए अप्रभावी लक्षण को भी संतानों के उसी तरह प्रेषित किया जाता है जैसे कि प्रभावी लक्षण को। ये ऐसा थोड़ी ना है कि हमें फर्स्ट जनरेशन में लक्षण नहीं दिखाई दिया तो क्या वो आगे की जनरेशन में दिखाई नहीं देंगे, वो छिपे हुए हिडन है। लेकिन जब हमारे एक बार और क्रॉस करवाया गया तो देखा गया कि दूसरी पीढ़ी में उनके लक्षण बौनेपन के रूप में उभर करके सामने आ गए थे। जब हम क्रॉस करवाए थे तो बताए थे, तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद संतान के पास एक ही युग्म विकल्पी की 2 प्रजातियां तो अप्रभावी लक्षण व्यक्त किया जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, देखो निश्चेचन के दौरान क्या होता है, 2 एलील्स जो एक लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं, एलील्स भी बता चुकी हूँ, एक साथ लाए जाते हैं, जहाँ एक एलील मातृ युग्मक से और दूसरा एलील क्या होता है, जनक युग्मक से आता है, पेरेंटल से। ठीक है, क्रॉस करवाया था ना कल, तो ये सारे ये बताएंगे। फिर एक पॉइंट ये है, प्रभाविता की अवधारणा व्यक्ति के फिनोटाइप का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मतलब कि द concept of dominance does not represent the phenotype of the individual and it is strictly only used for genotype corrector। ठीक है, नहीं करती, इसका सख्ती से केवल जीनोटाइपिक लक्षणों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिनोटाइप के लिए नहीं, जीनोटाइप के लिए। प्रभाविता का जो अवधारणा है, प्रभाविता का नियम ये क्या है, फिनोटाइप के लिए प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है, लेकिन जीनोटाइप के लिए करती है। कैसे, प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। ये लंबा पौधा था, क्रॉस करवाया था एक लंबे पौधे एक छोटे पौधे में, तो हमने पहली जनरेशन में क्या देखा, सारे पौधे लंबे दिखाई दे रहे थे। तो ये क्या था, जो लंबापन दिख रहा था वो क्या था, फिनोटाइपिक था, और जो स्मॉल टी कैपिटल टी था वो जीनोटाइपिक था। तो जो स्मॉल टी कैपिटल टी का कैरेक्टर था ये इसमें था ना, तो यही वो कहना चाह रहा है कि फिनोटाइप के लक्षण जो है वो प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही। फिनोटाइप मतलब फिजिकली हमें लंबा दिख रहा है, लेकिन जीनोटाइप में देखो, जीनोटाइप के लक्षण का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं, प्रभाविता का नियम हमेशा सत्य नहीं होता, यह वंशानुक्रम के अन्य प्रतिरूप भी मौजूद होते हैं। प्रभाविता के नियम ज़रूरी नहीं कि हमेशा सत्य ही पाया गया हो, कुछ एक दो पॉइंट कुछ ऐसे होते हैं लक्षण जो कि नहीं अपना रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो भी एक पॉइंट इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कहीं एक एक्सेप्शन केस हो जाता है। एक इमेज के थ्रू देख लीजिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, इसमें 3 जीनोटाइप है। 3 ये देखिए, ये है क्या, जीनोटाइप, जीन्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या है, जीनोटाइप है। ठीक है, इसमें 1 यहाँ 1 होगा। ठीक है, 1 फिनोटाइप, क्योंकि एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, बाकी तीनों क्या है, येलो हैं। तो 1 फिनोटाइप, फिजिकल कैरेक्टर एक अलग है और 3 के सेम हैं, तो ये दिख रहा है। ये डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएंगी चीज़ें।
अब उदाहरण के लिए मटर के पौधे पर मेंडल का कार्य देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि मेंडल द्वारा अपने अध्ययन के दौरान किए गए प्रयोगों पर मटर के पौधे का मामला प्रभावी रूप से प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखाई दिया था। उन्होंने 2 विपरीत लक्षणों के साथ तने की लंबाई का उदाहरण लिया था, ऊंचाई, बौनापन देखा था, कलर का, बीज के कलर का एक उदाहरण ले लिया था, एक लंबाई का उदाहरण ले लिया था, एक फूल के कलर का उदाहरण ले लिया था। तो ये मटर के पौधों में जब प्रभाविता का नियम इन्होंने दिया था तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई थी अपने प्रयोग में। ठीक है, संकर का फिनोटाइपिक अनुपात क्या था? 3:1 और जीनोटाइपिक अनुपात क्या था? 1:2:1। कैसे था? ऊपर भी बताया मैंने कैसे था फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या था? फिजिकली कैसा दिख रहा था? 3 पौधे लंबे दिखे थे, 1 पौधा छोटा दिखा था, किसमें? F2 जनरेशन में। और जीनोटाइपिक में क्या था कि कैपिटल T कैपिटल G तो था, ये 1 रेशियो, जो कैपिटल T स्मॉल t 2 आए थे तो वो दूसरा रेशियो, उसके बाद फिर एक हमें क्या स्मॉल t मिला था तो वो क्या हो गया? 1 रेशियो। तो इसी से 1:2:1 का ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी आई होप। फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो जब डायग्राम हमने बनाया था, क्रॉस करवाया था तो उसमें दिखाया था। ठीक है, लंबाई प्रभावी लक्षण है क्योंकि बौनेपन पर प्रभावी हो रहा है। लंबा था, दोनों पौधा लंबा था, एक जो लंबा था उसका लक्षण दिखा तो वो क्या हो गया? लंबाई क्या कह रहा है? प्रभावी लक्षण दिखा रहा है, और बौनापन क्या हो रहा है? अप्रभावी लक्षण दिखा रहा है पहली जनरेशन में। तो ये समयुग्म स्थितियों में मौजूद होने पर भी व्यक्त किया जाता है। समयुग्म की मतलब कि एक जैसे युग्म, कैपिटल T स्मॉल t इस केस में बता रहा है। अब इसको इमेज के थ्रू में देख लीजिए तो ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। जो मैं अभी इतनी देर से आप लोगों को ये डायग्राम बना के दिखा रही थी वो पूरा इमेज के चार्ट में है, ये बुक में दिखाया गया है, तो बुक से आप लोग समझ जाएंगे ये सारी चीज़ें। अभी मैंने समझाई कि 3:1 कैसे आया, 1:2:1 कैसे आया। ठीक है, यही सारी चीज़ें एक बार बुक ये डायग्राम से देख लेते हैं। एक पौधा कैसा है? लंबा है, एक छोटा है, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, लंबा पौधा आया, लंबा पौधा आया, लंबा पौधा आया, लंबा पौधा। सारे पौधे कैसे हुए? टॉल हुए। किस जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में। और ये क्या है? हमारी पैरेंटल, जिसको मैंने कल बताया कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हेट्रोजाइगस टॉल क्यों है? क्योंकि देखो एक कैपिटल T है और एक स्मॉल t है, विषम युग्म की लंबा पौधा। ठीक है, अब हम दूसरी जनरेशन में आते हैं। ये कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, विषम युग्म की हेट्रोजेनस है ना, एक कैपिटल T एक स्मॉल t, एक कैपिटल T एक स्मॉल t। दोनों में जब हमने क्रॉस करवाया तो देखो कैपिटल T आएगा, इससे आएगा ना, और फिर इसके बाद क्रॉस करवाया कैपिटल T स्मॉल T स्मॉल t। इसमें दोनों एक ही जैसे युग्मक है तो ये होमोजाइगस हो गया, इसमें भी होमोजाइगस, पर ये दोनों कैसे आए? हेट्रोजाइगस आए। यही रेशियो मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया। देखो फिनोटाइप रेशियो 3:1 कैसे हुआ? 3 पौधे लंबे हैं, किसमें? F2 जनरेशन में। देखो F2 जनरेशन में कैसे 3 पौधे लंबे पाए गए, 1 2 3, पर एक पौधा छोटा पाया गया। तो ये जो 1 रेशियो दिखा रहा है ये बौनेपन का दिखा रहा है, और जो 3 रेशियो दिखा रहा है ये इसका दिखा रहा है। ठीक है, ये तीनों इस रेशियो दिया, तो ये क्या हो गया? फिनोटाइप रेशियो हो गया। डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ गया हो, कल मैंने डायग्राम बताया था रफली बना करके। अब यहाँ पे देख रहे होंगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जीनोटाइप में कैसे बताया? अभी नहीं, ऊपर भी बताया था, एक बार और जल्दी से बता देती हूँ। 1 रेशियो जीनोटाइप कैसे? ये देखो 1 रेशियो और 2 रेशियो क्यों? कैपिटल T ये दोनों कॉमन है, एक जैसे, तो ये 2 रेशियो को दिखा रहा। और 1 रेशियो कैसे? स्मॉल t, तो ये हो गई। ये मेंडल के प्रभाविता के नियम में इसी तरह से इन्होंने समझाया था। एक फर्स्ट जनरेशन को लिया, एक सेकेंड जनरेशन को लिया, इस तरह से इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन की थी। पर इनके नियम में कुछ सीमाएं थी। सीमाएं क्या थी कि यह केवल द्विगुणित होना चाहिए, मतलब कि गुणसूत्रों के 2 समूह वाला होना चाहिए। द्विगुणित होगा तभी तो हम क्रॉस करवा पाएंगे, अगर द्विगुणित नहीं होगा तो हम कैसे क्रॉस करा पाएंगे? ठीक है, तो इनका एक ये कुछ सीमाएं भी थी इनके नियम की। ये तो है नहीं कि कोई भी अपने आप से सारे क्रॉस करवाते चले जाएंगे किसी भी चीज़ का, तो ऐसे क्रॉस नहीं होगा ना, कुछ सीमाएं थी। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन से गुजरते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और जान लेते हैं। प्रभाविता को वंशागति का एकमात्र तरीका माना गया है, सिर्फ एकमात्र तरीका माना गया। किसको? प्रभाविता को, जो प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण दे रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, सप्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति उत्पन्न
हो सकती है कुछ मामलों में। ये मैंने ऊपर भी बताया कि बहुत पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो यही बताया गया कि सहप्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति भी कुछ केसेस में हो सकती है। ठीक है, कंडीशन ऑफ को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस माइट टेक प्लेस इन सम केसेस। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रभाविता का नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने तीन इमेज के थ्रू समझाया। अब हम लोग सेकंड लॉ पढ़ेंगे मेंडल का। ये कौन सा है? सेकंड लॉ। ऊपर जो पढ़ा था वो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इज मेंडल सेकंड लॉ। ठीक है, पृथक्करण का नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। तो इनमें क्या कहा था? वंशानुक्रम का दूसरा नियम क्या है? जिसमें युग्मकों के उत्पादन के दौरान प्रत्येक वंशानुक्रम कारक की दो प्रजातियां अलग हो जाती हैं। मतलब कि दो प्रजातियां अलग हो जाती हैं। अभी हम इमेज के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे चीज़ें कि कैसे अलग, क्या बताना चाह रहा है वो चीज़। इसमें क्या हो, दो प्रजातियां अलग हो जाती ताकि संतान प्रत्येक माता पिता से एक कारक को प्राप्त कर सके। मतलब कि जो नेक्स्ट जनरेशन में संतान है वो अपने पेरेंटल से एक कारक को, कोई एक कारक को अपने लक्षण में शामिल कर सके। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एलील जीन का वैकल्पिक रूप है। जोड़े के युग्मक के निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं और निश्चन के दौरान यादृच्छिक रूप से जुड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जब जोड़े का निर्माण हो रहा होता है तो ये क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाते हैं ना, ऐसे हो जाते थे। उसके बाद जब इनका केस पूरा हो जाता है, क्रॉस पूरा होता है, तो अपने आप ही क्या हो जा रहे हैं? जुड़ जा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होता है? बस यह नियम कहता है कि जीन प्रजातियों का निर्धारण पूरी तरह से यादृच्छिक है। माता पिता से केवल एक जीन प्रति एक युग्मक में वितरित की जाती है। केवल एक जीन की प्रति जो होती है, कॉपी होती है। जीन कॉपी फ्रॉम अ पेरेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन गैमेट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन गैमेट। ठीक है, तो ये प्रभाविता के नियम में क्या कहा है, समझ में आई है? अभी इमेज से समझेंगे तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये देखिए आप लोगों के लिए ये एक डायग्राम है। अप्लाइंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो फीमेल पेरेंट और ये क्या है? मेल पेरेंट। लंबे को हम लोग पिंक से डिनोट कर रहे हैं और जो छोटा है उसको येलो से डिनोट कर रहे हैं। तो ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट है। देखो एक था, अलग किया दोनों को, कैपिटल टी स्मॉल टी को अलग किया, ये क्या है? फीमेल। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे एक मेल पेरेंट है जिसका फिर से एक अलग हुआ और एक ये अलग हुआ। ठीक है, ये लंबे वाले हैं, देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया, लंबे वाले हैं, ये छोटे वाले, ये छोटे और ये लंबे। ठीक, दोनों अलग हुए, सेपरेट हुए, ये क्या है? मेल वाले हैं। ठीक है, क्रॉस करवाया, कैपिटल टी फिर से स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी और ये स्मॉल टी आ गया। ये क्या फिनोटाइप रेशियो है? 3:1। 1:1 क्या है? फीमेल, ये गैमेट का दिखा रहा है। ये एक ही एक तो है, 1:1, 1:1। ठीक है, तो ये देखो फिनोटाइप रेशियो में क्या दिखा रहा है? 3 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है। ये क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। एक इमेज और है इसकी, वहाँ से भी देख लेते हैं। ये ग्रीन पेरेंट, येलो पेरेंट। मटर का जो कलर था अभी हम लोगों ने पहले लंबाई पे देखा था, मेंडल ने 4-5-7 युग्मकों का प्रयोग किया था ना, लंबाई पे भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग कलर पे, फूल पे भी देखा, फिर अब ये कलर पे आते हैं। एक हरे कलर का पेरेंट था और एक येलो कलर का पेरेंट था। दोनों में जब क्रॉस करवाया तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? सारे पीढ़ी कैसे थे? येलो थे। ये क्या है? येलो कलर के हैं, ये येलो। ठीक है, दोनों कैसे आए? येलो आए। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन में फिर से क्रॉस करवाया तो क्या हुआ? 3:1 येलो आया और 1:1 कैसा आया? ग्रीन आया। ठीक है, 3:1 येलो आया और 1:1 ग्रीन आया। ये भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रदर्शित करता है, पृथक्करण का नियम, मतलब जो मेंडल का सेकेंड लॉ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस समय देखो प्रभाविता का नियम इसमें नहीं दिख पाया, लेकिन इसमें क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ग्रीन कलर इसमें आया, यहाँ जबकि पेरेंट में देखो था ग्रीन, यहाँ पे येलो था, लेकिन इसमें नहीं आ पाया, पर देखो F2 जनरेशन में आ गया ना। यही मैं समझाना चाह रही थी कि यही पृथक्करण का नियम है। बताया था ना कि जीन के युग्म अलग हो जाते हैं, अभी दिखाया था ना, टी कैपिटल टी था तो एक कैपिटल अलग,
एक स्मॉल अलग, मेल में फीमेल में ऊपर वाले इमेज में दिखाया था, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, जीन का युग्म अलग हो जाता है ताकि प्रत्येक युग्मक से एक एक एलील युग्म विकल्पी हो सके। सभी जीव के आनुवंशिक लक्षण के लिए 2 एलील वंशागति में मिलते हैं। एक लक्षण के लिए प्राप्त 2 युग्म विकल्पी भिन्न होते हैं क्योंकि एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी। प्रभावी कौन सा था? मटर का जो कलर आ गया था वो प्रभावी था, जो नहीं आ पाया था वो क्या था? अप्रभावी था। जो अभी इमेज में समझाए वही सारे इस पॉइंट में दिया गया। तो हम लोग बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट की, पुनेट वर्ग। पुनेट वर्ग क्या है, पुनेट वर्ग का प्रयोग किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम भी बताया था। तो अब उसी के बारे में बात करेंगे। पुनेट वर्ग का उपयोग किया किस लिए गया था? पृथक्करण के नियम के लिए प्रयोग किया गया था पुनेट वर्ग का। और इससे आकलन किस चीज़ का किया गया था? क्रॉस कराने के बाद जो जीनोटाइप बताया था मैंने, फिनोटाइप बताया था, दोनों चीज़ों के बारे में बताया था। जीनोटाइप के आकलन के लिए हम लोगों ने मतलब इन साइंटिस्ट जो थे आरसी पुनेट, उन्होंने इस वर्ग का प्रयोग किया था। तो इसका पूरा विद एग्जाम्पल मतलब मैंने डायग्राम से आप लोगों को पहले ही समझा दिया, तो इसको समझानी नहीं। फोर्थ पॉइंट था कि वंशानुगत कारकों की अवधारणा जो अन्य समान संस्थाओं के साथ मौजूद होने पर भी अलग अलग संस्थाओं के रूप में बनी रही, उसी को पृथक्करण के नियम के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। फिर आते हैं F1 पीढ़ी में अप्रभावी एलील द्वारा कूटबद्ध किए गए लक्षणों की पीढ़ी द्वारा इस नियम का उपयोग एक सम्मिश्रण सिद्धांत को अस्वीकार करने के लिए किया गया था। सीमाएं क्या थी इसके बारे में जानते हैं कि ये जो सेकेंड लॉ आया था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकी क्या क्या सीमाएं थी इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली सीमा तो यही थी कि ये द्विगुणित जीव जो होते थे, मतलब कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, उन्हीं पे अप्लाई हो रहा था। दूसरी बात ये था कि अगुणित युग्मों से लैंगिक प्रजनन के दौरान ही बनते थे, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते थे उन्हीं पर ये लॉ हमारा फॉलो हो रहा था। सेकंड नियम ये है कि एलील्स जो थे वो सही नहीं हो, अब मतलब कि ये अपूर्ण अप्रभाविता या फिर सप्रभाविता दिखा रहे थे, को डोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूरी तरीके से प्रभाविता नहीं दिखा रहे थे, या फिर को डोमिनेंस मतलब कि अपूर्ण प्रभाविता दिखा रहे थे। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि इन लक्षणों में जो एक एलील्स थे, एक जोड़े थे, वो दूसरे पे प्रभावी हो रहे थे। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। और फिर यह नियम जो है लक्षणों के लिए सही नहीं है क्योंकि ये अधिक जीन युग्म के साथ कूटबद्ध है। एक ही जीन नहीं था। फर्स्ट लॉ में क्या था, एक ही जीन के ऊपर हमारा क्रॉस होते चला गया था। सेकंड लॉ में था कि एक से अधिक जीन्स के ऊपर हमारा नहीं सक्सेस हो रहा था, ये प्रयोग सक्सेस नहीं था। तो ये कुछ सीमाएं थी कि इतनी लिमिटेशंस के ऊपर ही ये प्रयोग किया जा सकता था। अगर इससे ये लिमिटेशंस फॉलो नहीं होंगी तो ये नियम हमारा इन पे फॉलो नहीं हो पाएगा। थर्ड लॉ था स्वतंत्र अवयवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हमारा थर्ड लॉ था, किसका? मेंडल का। 2 लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, उनकी लिमिटेशंस पढ़ चुके हैं, उनका प्रयोग कैसा था वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब थर्ड लॉ में पढ़ेंगे स्वतंत्र अवयवन के नियम। इसमें कहा था कि जब माता पिता 2 या 2 से अधिक जोड़े के विपरीत लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मतलब कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उनके ऊपर जब लक्षणों की वंशागति दूसरे पर स्वतंत्र होती, स्वतंत्र का मतलब कि प्रभावी होती है कि एक लक्षण माता पिता के जो हैं वो अगले जो संतान होंगे उन पे पूरी तरीके से प्रभावी हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी स्वतंत्र अवयवन के नियम में। ठीक है। माता पिता से किसी विशेष लक्षण को स्थानांतरित करते समय संतान अन्य लक्षणों से अप्रभावी रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि जो माता पिता से किसी विशेष लक्षण को स्थानांतरित करते समय संतान अन्य लक्षणों से अप्रभावित रहती है। मतलब कि जब माता पिता किसी लक्षण को संतान में जो प्रभावी होने चाहिए वो इसमें क्या हुआ था, वो अप्रभावित रह गए थे इस नियम में। कौन सा? स्वतंत्र अवयवन के नियम में। फिर सेकंड पॉइंट है कि जो जीन के एलील्स थे वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से युग्मों में मिश्रित होते थे। जो हमने जीन्स के बारे में बताया था उस पर एलील्स जो थे वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे में मिश्रित हो जा रहे थे। ये किसमें था? स्वतंत्र अवयवन में। मतलब कि ये अपनी तरीके से लक्षणों को प्रभावी अप्रभावी कर रहे थे इसमें। और थर्ड पॉइंट ये है कि माता पिता के लक्षण जो थे संयोजन से मेल नहीं खा रहे थे। जो माता पिता के लक्षण होने चाहिए थे, क्या हुआ, एक माता का गैमेट था, एक पिता का गैमेट था, ये क्या हुआ, सम्मिश्र हो गए। तो इन दोनों के लक्षण कैसे मेल खा सकते हैं? तो ये था इनके थर्ड पॉइंट में। अब इसको एक इमेज के थ्रू समझ लेते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर हम लोगों ने पहले नियम में क्या देखा था, मटर का लंबा पौधा छोटा पौधा। दूसरे नियम में हम लोगों ने फ्लावर का कलर लिया था, मटर के पौधे का लिया था।
और कई सारे एग्जाम्पल मैंने इमेज के थ्रू समझाई थी। अब थर्ड में एक एग्जाम्पल ये लेंगे कि गोल और पीले बीज लिए, हरे और झुर्रीदार बीज लिए, ठीक है, ये दो हो गए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और जो झुर्रीदार थे उनको स्मॉल आर, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया। और इन दोनों के बीच में जब हम लोगों ने क्रॉस करवाया तो क्या हुआ कि गोल और पीले बीज हमें प्राप्त हुए, मतलब कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। ये बीज हमें प्राप्त हुए किस जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में। कल भी बताया था, पहले की लेक्चर्स में भी बताया था कि इसे F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें पहली जनरेशन में कैसे बीज मिले? गोल और पीले मिले, जबकि हमने क्रॉस तो हरे झुर्रीदार से भी करवाया था ना, तो इनका भी प्रभावी लक्षण आना चाहिए था, लेकिन F1 जनरेशन में इनका लक्षण हमें नहीं दिखाई दिया। तो इसी को एक पुनेट के जो स्क्वायर से भी एक बताया था, उसके थ्रू भी हम लोग समझ लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, पुनेट के स्क्वायर में हम लोगों ने कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये लिया था। और इधर गोल और पीला बीज है, और ये क्या है? गोल और पीले दोनों ही हैं, मेल और फीमेल से कल जैसे एक एग्जाम्पल में बताया था उसी तरह से यहाँ भी। जब क्रॉस करवाया तो हमने देखा कि क्या हुआ, राउंड और येलो, पीले और गोल बीज कैसे थे? 1 2 3 4 दिखे, और राउंड और ग्रीन 3, गोल और हरे कैसे थे? 3 दिखे। और जो ये कुछ बीज हमें कैसे मिले? 3 बीज कैसे मिले? झुर्रीदार और पीला। झुर्रीदार पीला तो इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो ये लक्षण कहाँ से आया? यही तो लक्षण जो प्रकट हो रहा है, यही क्या है? स्वतंत्र अवयवन का नियम, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोगों ने एक झुर्रीदार हरा बीज पाया, एक झुर्रीदार सिर्फ, ठीक है, जबकि हम लोगों ने क्रॉस किसके बीच करवाया था? गोल पीला और गोल पीले के बीच में क्रॉस किया। तो ये सारे इतने सारे लक्षण कहाँ से आ गए? ये क्रॉस करवाने के बाद जब हमने कई युग्मों को लिया, उसके बाद क्रॉस कराने के बाद तब हमें इतने सारे लक्षण प्रभावी रूप से दिखाई दिए, और यही लक्षण दिखाना ही हमें इस नियम में था, ठीक है। यही नियम का मतलब था, स्वतंत्र अवयवन का नियम जो था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि स्वतंत्र रूप से लक्षणों को ये दिखा रहे, प्रभावी कर रहे हैं। इस नियम में बस ये बताना था। तो ये क्या है? समरी ऑफ मेंडल लॉ, जो तीनों लॉ पढ़े थे, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट, तो उन्हीं की छोटी सी समरी है। ये हमने क्रॉस करवाया था तो 100% टॉल मिले थे F1 जनरेशन में। इसमें जब क्रॉस करवाया था तो 75% टॉल मिले थे और 25% शॉर्ट मिले थे। ये सारी चीज़ें इमेज में पहले भी क्लियर कर चुके हैं, और एक छोटा सा रिव्यू है। और जब असॉर्टमेंट करवाया था तो ये सारे देखो, राउंड बीज, ग्रीन बीज अभी ऊपर वाले ही इमेज में समझाई है, ठीक है। फिर मटर के पौधे पर मेंडल का कार्य क्या क्या था? मेंडल्स वर्क ऑन पी प्लांट। पीले गोल बीज वाले दूसरे हरे झुर्रीदार बीज वाले थे। माता पिता में क्रमशः कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई के स्मॉल आर के एलेल्स थे। किसमें थे? माता पिता में, जो पेरेंटल था, मेल और फीमेल, ठीक है। जो पेरेंटल था उसमें कैसे एलेल्स थे? ये एलेल्स थे, ठीक है। उसके बाद ये जो युग्मकों के साथ संभावित था जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या था? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये क्या थे? जीनोटाइप था। जीनोटाइप का मतलब भी बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने में किया था। फिर थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है? जीनोटाइप के साथ F1 संकर करने पर जो पैरेंटल था, पैतृक मतलब कि पैरेंटल जो था उसके साथ क्रॉस करने पर संलयन का परिणाम था। मतलब कि जब इनका क्रॉस करवाया था तो F1 जनरेशन में जो ये चीज़ प्राप्त हुई है, जीनोटाइप ही तो बताया था। जीनोटाइप क्या था? जो हमें उसके अंदर के लक्षण दिखाई दे, स्मॉल आर, कैपिटल आर, एक्स वाई सारी चीज़ें बताई थी, वही है जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या बताया था? जो फिजिकली अपेयर हुआ था। तो यही कह रहा है कि जो संलयन के बाद परिणाम प्राप्त हुआ था वही क्या है? ये जीनोटाइप इसमें मिला था। उसके बाद पीले रंग के प्रभावी एलिस वाई और गोलाकार के लिए जो प्रभावी एलिस थे वो क्या थे? कैपिटल आर थे। पीले रंग के लिए क्या है? कैपिटल वाई है। और जो प्रभावी एलिस क्या हुए? कैपिटल आर, जो गोलाकार थे। कलर के लिए हमने कैपिटल वाई को लिया है और शेप के लिए किसको लिया है? कैपिटल आर को लिया है। ये F1 संकर में बताना है। ये क्या है? फिनोटाइप है। जीनोटाइप ऊपर बताया। फिनोटाइप क्या है? जो हमें इसका दिख रहा है, मतलब कि गोल और कलर जो दिख रहा है, अब येलो है कि ग्रीन है, ये हमें दिख रहा है, तो ये क्या है? फिनोटाइप का एग्जाम्पल है। श्रिंक कर रहा है या राउंड है, ये भी हमें दिख रहा है, ये फिनोटाइप का एग्जाम्पल है। तो यही चीज़ें इसमें 4th पॉइंट में थी। फिर 5th पॉइंट ये है
फिफ्थ पॉइंट ये है कि पीले रंग के जो y और हरे रंग के जो स्मॉल y थे, गोलाई के लिए r और झुर्रीदार के लिए स्मॉल r, F1 संकर में अलग अलग युग्म विकल्पियों के 4 भाग थे। ये भी इमेज में बताया है। उसके बाद 7th पॉइंट ये था कि कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y और स्मॉल r 4 प्रकार के युग्मक हैं जो अलग अलग क्रॉस करने पर F2 जनरेशन में हमको मिलकर के प्राप्त हुए थे। और टोटल कितने प्राप्त हुए? 16। ठीक है, 16 प्राप्त होंगे क्योंकि 4 के पेयर बन गए थे, इनका क्रॉस करवाया तो टोटल कितने हो गए? 16। उसको अभी एक इमेज और हमने नीचे सेट कर रखी है, उसमें दिखाएंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद इनका रेशियो कितना आया था? 9:3:3:1 आया था। ऊपर वाले में कितना आया था? हमारा 75% का बना था तो 3:1 आया था। इसमें हमारा कौन सा रेशियो आ रहा है स्वतंत्र अवयवन में? 9:3:3। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये जो असॉर्टमेंट का नियम होता है इसमें कितने युग्म बने थे? पीला, गोल, झुर्रीदार, ये। ठीक है, इससे ये सिद्ध होता है कि दोनों लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशागति में मिले, अपने प्रभाविता के अनुसार व्यक्त किए गए, स्वतंत्र रूप से मिले। हमने क्रॉस किसका करवाया था? येलो और राउंड का सिर्फ, और एक श्रिंक बीज था। लेकिन हमें कितने सारे पृथक्करण मिल गए? बहुत सारे मिल गए। 16 तरह के बीज हमें दिख गए, 16 तरह के अलग अलग लक्षण दिखाई दिए युग्मों में। ये चीज़ क्या है? स्वतंत्र अवयवन का नियम है। उसके बाद सीमाएं आते हैं, इसमें भी सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं? एक ही स्थान पर स्थित जुड़े जीनों के लिए जो समानता एक साथ वंशागति में मिलते हैं, स्वतंत्र अवयवन का नियम उन पर लागू नहीं होता है। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो जीन जुड़े होते हैं एक दूसरे पे वो समानता वंशागति में मिलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि स्वतंत्रता के अवयवन पे नियम पे हमेशा लागू हो जाए। ये चीज़ें पहले भी सीमा में थी और इनकी सीमा में भी ये चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसी तरह यह नियम उन वंशागति लक्षणों पर लागू नहीं होता जिनमें आंशिक प्रभाविता या सप्रभाविता होती है। आंशिक प्रभाविता का मतलब कि जो कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं या मिले जुले लक्षण देते हैं, तो यह नियम उन पे भी प्रभावी नहीं होगा। ये सीमाएं हैं। नेक्स्ट सीमा ये है कि लागू नहीं होता जो कई कारकों या जीन से वंशागति में आते हैं। कई कारक का मतलब कि बहुत सारे जो फैक्टर आ जाते हैं, वाई, कैपिटल वाई, हमने कुछ ही कारक तो लिए थे, 2 युग्म इसमें लिए थे, 2 इसमें लिए थे, उनका कारक। लेकिन अब बहुत ज़्यादा कारक आ जाएंगे तो उन पे ये नियम हमारा लागू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।